हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपनी पढ़ाई खूब जम करके कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका अमन सर, आपकी इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, आपके इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने इस दिन की शुरुआत करता हूं। आज के इस टॉपिक में बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं हम सभी, और पूरे के पूरे पार्ट को हम वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। वन शॉट बोले तो पूरी जो आपकी कविता है, इसके माध्यम से हम पूरी की पूरी कविता को खत्म करेंगे अच्छे से, लाइन टू लाइन अर्थ के साथ। और साथ ही साथ बाबू, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका का जो अभ्यास प्रश्नावली है वो भी हम लाइन टू लाइन सॉल्व करते चलेंगे। तो यकीन है कि मुझे आप सर भरोसा भी है, आप चीजों को समझते हुए चलेंगे और सेशन के अंत तक जुड़े रहेंगे। निश्चित सी बात है कि सेशन के अंत में आपको यह पाठ कंप्लीटली रट जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि पद एक ऐसा पाठ होता है, रटने की चीज नहीं है बाबू। पद में हमेशा आपको समझते हुए चलना है, इसकी मधुरता को समझना है, फील करना है। और पद्य तो इसीलिए होता है, वरना फिर गद्य और पद्य में फर्क क्या रह गया? क्योंकि पद्य का एक अपना अलग महत्व बन जाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इस बात पर ध्यान रखें कि जब सेशन स्टार्ट हो तो सेशन के अंत तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी उस सेशन उस लेसन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। दूसरी बात हम करते हैं आपको इसके पीडीएफ की। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और पुनः मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आप तक एकदम सरलता रूप में और समय पर पहुंच जाए, जिससे कि आप कमेंट करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। दूसरी बात, अगर आप आते हैं सेशन में तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों, अपने भाइयों तक। जिससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जैसे कोई चीजें आप तक पहुंच रही हैं, तो अगर यही चीजें, फ्री की चीजें अगर उन तक पहुंच रही हैं, तो आप उनका भला करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएं और सेशन को लाइक करते चलें। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करें। इससे हमारे साथ मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस डीएलएस परिवार के साथ पूरे के पूरे सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, और हम इस अपनी परिवार को आगे लेकर के चलेंगे। तो इस पाठ में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। उससे पहले लेखक परिचय के साथ साथ उसके बाद हम देखेंगे पाठ परिचय की पाठ के अंतर्गत बातें किस पर हुई हैं, किस लहजे में कवि कहना क्या चाहता है, किस बात को उसने ज्यादा प्रस्तुत किया है। तो बड़ा पद्य है, तो पद्य भाग है, तो निश्चित सी बात है कि उसका जो लय होगा वो भी थोड़ा सा गायन रूप में होगा। तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा गायन रूप में मिल सकता है, क्योंकि पद्य पढ़ने का मतलब ही है, उसका महत्व यही होता है कि आप उसका गायन एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करें, तभी आप पद्य का मजा लूट सकते हैं। और हिंदी तो पहली बात तो सारी भाषाओं में, सारे विषयों में एक अलग स्थान रखती है, किंतु जब हिंदी के ग्रामर की बात आती है और ग्रामर के साथ साथ जब उसके पद्य की बात आती है, तो रस छंद अलंकार आपको हिंदी में मिलते हैं। और जब रस कहीं पर मिल जाता है ना, तो आदमी फिर एकदम रस से भर जाता है। और कहीं भी रस हो बाबू, मजा तो मिलता है, चाहे वो नींबू का हो, चाहे फिर वो किसी अदर फ्रूट्स का हो। तो निश्चित सी बात हम इस बात का कह सकते हैं, यहां पर हम लोग इस पद्य रस का आनंद लेने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से, एक नए ट्रिक से। पद्य आपको बोरियत नहीं फील होगी। पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे कि जब पद्य शुरू होता था तो बच्चे पीछे सोने लगते थे, क्या सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज का जो सेशन है आपको मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, कि आज के इस पद्य सेशन में आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर और होना चाहिए, और होना चाहिए, तो बिल्कुल और रहेगा। और पूरे सेशन में हम लोग कहीं भी थोड़ा सा भी डल, नीरस टाइप की चीजें महसूस नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस शानदार सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। लेखक परिचय में आपके लेखक हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका नाम क्या है बाबू? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही चीजों को पढ़ाएंगे, तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, एकदम लाइन टू लाइन चलना है, हमें घबरा करके भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चलिए बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी के बारे में देखते हैं कि प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यहां से आपका एक प्रश्न बनता है कि भारतेंदु, ये प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? तो आपने कह दिया सर भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। दूसरी बात, उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद और बनारस के बीच में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन बाबू 1922 ईस्वी में। आगे देखें तो वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। और वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे।
ये कैसे लिखते थे? एकदम निहायत, एकदम जबरदस्त तरीके से कलात्मक एवं अलंकृत, अलंकार से युक्त गद्य लिखते थे। ये जो भी लिखते थे एकदम अलंकृत कर देते थे, सजा देते थे अलंकारों के माध्यम से। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने लिखा, ये बहुत ही कलात्मक तौर पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, किन्होंने? आपके प्रेमघन जी ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया था, बहुत जगह पर इन्होंने भ्रमण किया था। और 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। मिर्जापुर में की थी कब? 1874 ईस्वी में। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 1874 जो आपका ये ईयर है, यहां से प्रश्न बनता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रेमघन ने की थी। कब किया था? तो 1874 ईस्वी में। कहां किया था? मिर्जापुर में। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। इन्होंने 2 संपादन किए। कौन से? एक आनंद कादंबनी और दूसरा है ये मासिक पत्रिका थी, तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक कौन सी थी? नागरी नीरद। और ये आनंद कादंबनी क्या थी बाबू? ये मासिक पत्रिका थी। ये हफ्ते में 1 दिन आती थी और ये महीने में 1 दिन आती थी। तो निश्चिंत है। आगे बढ़ते हैं। और वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। जब यह अधिवेशन शुरू हुआ साहित्य सम्मेलन का, तो कलकत्ता के अधिवेशन में यह सभापति भी का भी कार्य किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखें, अगर प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। एक साथ कई सारी विशेषताओं और कई सारे गुण इनके अंदर विद्यमान थे, हम इस बात को कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है? बहुत सही बाबू। तो ऐसे ही चीजों को ध्यान लगा करके सेशन के अंत तक जुड़े रहें। आपको पूरी जानकारी इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। और इस पाठ की पूरी जानकारी मैं गारंटी देता हूं कि बाबू अंत में आपको ये पूरा का पूरा पाठ याद हो जाएगा, जैसे कि आपको कहानियां याद होती है गद्य पाठ में। पद्य से आप डरिए मत, भागिए मत, घबराइए मत। पद्य बहुत ही आनंददायक होता है। अगर आप कभी बोरियत फील करें या कभी आप अकेले बैठे हो, तो कभी आप पद्य, हिंदी की जो रचनाएं होती है पद्य में, आप उसको पढ़ करके देखिए। आपको एकदम अब अंदर अंदर इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा सहजता महसूस होगी ना कि आपको मजा आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। भारत सौभाग्य प्रयाग समागम उनके प्रसिद्ध नाटक है और उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। जिसमें क्या है जी? ग्रामीण जीवन का इन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है। आगे देखते हैं। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की। यह भाषा आपकी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बोली जाती है। ब्रज भाषा आपकी ये मथुरा वृंदावन की तरफ और ब्रज में बोली जाती है, और अवधी आपकी यूपी में ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा बोली जाती है। ठीक है जी। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। किंतु युग मतलब होता है समय। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इनकी बोली में व्यवहार और गद्योन्मुखता, गद्य की उन्मुखता बहुत अच्छी से झलकती, और खड़ी बोली की, खड़ी भाषा जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा पनपती चली गई। और उनके काव्य में लोकोन्मुखता कि लोगों की जो इंटरेस्ट था, जो लोगों का इंटरेस्ट था, इनकी रचनाओं में बहुत अच्छे तरीके से, तीव्र तरीके से यथार्थ परायणता का आग्रह है। देखा जाए तो एकदम यथार्थ सिद्ध होता है इस चीज से कि इनकी रचनाओं की तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। किसको? राष्ट्रीय स्वाधीनता को। स्वाधीनता क्या होती है? अपने अधीन रहना। पराधीन क्या होता है? दूसरे के अधीन रहना। आप स्वाधीन बनिए, ये नहीं कि पराधीन बनिए। स्वाधीन का आशय ये नहीं कि कोई आपको, स्वाधीन व्यक्ति वो होता है कि अगर कोई आपको आकर के कुछ बोलता भी है अपशब्द, तो आप इतने स्वाधीन व्यक्ति होइए कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बाबू, अभी मेरा मूड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। जब मेरा मूड होगा तब हम इसका हिसाब करेंगे। आप ऐसे बोलेंगे तो आप स्वाधीन है। लेकिन अगर आपको वही व्यक्ति चिढ़ाने के उद्देश्य से आकर के बोल के चला जाए, तो आप पीछे उसके अद्धा लेकर के पीछे पीछे मारते हुए जाएंगे, ईंट लेकर के दौड़ाएंगे मारने के लिए कि साला कब तक भागेगा ये। तो ये क्या है? ये पराधीन व्यक्ति है कि मतलब आपको जब चाहे तब वो परिवर्तित कर दे, जब वो चाहे आपको अपने हिसाब से ढाल दे। तो ये पराधीनता का शिकार होते हैं। लेकिन स्वाधीन व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को कार्य करता है। और तथा ये साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध भी किया। ये साम्राज्यवाद बोले तो जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा निश्चित नहीं होता। राजा वो बनेगा जिसके अंदर वो गुण विद्यमान होगा। आगे देखते हैं। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का या गुच्छ। अगर देखा जाए तो प्रेमघन सर्वस्व जो कि लेखक हैं, ये यही जो रचना है आपकी स्वदेशी, ये प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, लिया गया है। दोहे का या गुच्छा ये जो दिया गया है आपको, ये स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहां प्रस्तुत है। अर्थात ये स्वदेशी शीर्षक दिया गया है, लेकिन ये कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। और
इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। देखा जाए तो नवजागरण का स्वर क्या है, इसमें दिखाई देता है। और दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसके अंदर की जो विषय वस्तु है, इनका जो काव्य वैभव है, ये सार्थकता को प्रदर्शित करते हैं और कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिता आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। अगर देखा जाए तो कवि ने जिस प्रकार से अपनी स्वर भंगिता को उजागर किया है, जिस तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया, ये सारी की सारी चीजें इनकी एक वाक प्रटुता को प्रदर्शित करते हैं अपने इस काव्य के माध्यम से। तो ये रहा हमारे बाबू काव्य, मतलब आपके कवि के परिचय के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको पूरा परिचय कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। लाइन टू लाइन हमने आपको चीजों को विस्तारित तौर पर दिया है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके पद्य पर। पद्य पर बात करेंगे। अब आपका स्वदेशी यहां से स्टार्ट होता है। स्वदेशी का जो काव्य है वो यहां से शुरुआत होता है। इन्होंने पाठ परिचय की अगर बात करें, स्वदेशी इसका क्यों दिया? स्वदेशी मतलब अपना देश, अपनी चीजों को आप अगर जहां पर रहते हैं आप उन चीजों को कैसे भूल सकते हैं? अगर आपको किसी ने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, उठना सिखाया, तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जिस देश में आप रहते हैं वहां की संस्कृति को आप नकार कैसे सकते हैं? अब ये बात कवि जी तब की बात करते हैं जब अंग्रेजों के द्वारा हमारा देश क्या था? पराधीन हो गया था। अंग्रेजों के पराधीन हो गया था। हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के अंदर कार्य करते थे। तो अगर हम इस पर बात करें तो कवि उसी समय की बात करता है कि हमारे यहाँ की दुर्दशा क्या थी, किस प्रकार से लोग अपनी चीजों को रखते थे, कैसे कैसे कष्टों को झेलते थे, किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियां पनपती थी। इन सारी बातों का संकलन इस काव्य के माध्यम से कवि प्रेमघन जी ने प्रेमघन सर्वस्व से द्वारा संकलित या जो स्वदेशी नामक शीर्षक है या आपका कविता है, यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया गया है। अब हम लाइन टू लाइन चीजों को लेकर के चलेंगे, कहीं भी भागेंगे नहीं, क्योंकि पद्य का एक आश्रय यह होता है कि अगर आप पद्य को समझते चलते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक भी लिंक अगर टूट गई तो चीजें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। ये कोई कहानी नहीं है कि एक स्टेप छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अंत में जुड़ जाएगा। पद्य में क्या होता है कि उसी चीज को लिंक टू लिंक ऐसे जुड़ता चला जाना चाहिए, तभी वो चीजें बनती हैं। ठीक है बाबू, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेमघन जी क्या कहते हैं? सब विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, भारतीयता कछुनाब भारत मां दर्शात, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ कहे ये क्रिस्तान, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, ठठे विदेशी ठाट सब बने देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीय तालेश, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। तो ये आपकी कुछ पद्य लाइनें हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या हम आपको डिटेल में बताएंगे, तत्पश्चात हम आपको इन पंक्तियों पर आएंगे। अब ये बात प्रेमघन जी तब करते हैं जब हमारा देश पराधीन था। किसके पराधीन था? किसके भाई? अंग्रेजों की। तो ये कहते हैं कि सबय विदेशी वस्तु नर गतिरत रीत लखात। देखा जाए तो सबय विदेशी वस्तु, सारी विदेशी वस्तुएं ही दिखती हैं। ये जो नर हैं, यहाँ के हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, ये भी विदेशी दिखते हैं। और कैसे हो गए हैं? इनकी गति, इनकी रति, इनकी रीत, सब कुछ कैसी हो गई है? विदेशी हो गई है। इनकी गतियां, रीतियां और रीतियां ये सब की सब विदेशी तौर पर हो गए हैं। ये सब विदेशी हो गए हैं। इन पर ये विदेशीपन का ये प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये सब के सब विदेशी हो गए हैं देखा जाए तो। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, आगे कहते हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ के हैं ये क्रिस्तान। और इसमें ये पहचान में भी नहीं आते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ये क्रिस्तान है, इसमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। अगर हम इसमें बात करें तो फिर आगे कहते हैं कि सबय विदेशी वस्तु नर गतिरत रीत लखात। सब लोग, सारे लोग कैसे हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। इनकी गतियां, इनकी रीतियां सब कुछ कैसी हो गई है? ये सब की सब विदेशी हो गई है। ये सब विदेशीपन इनके अंदर झलक रहा है। सब दिखाई देते हैं कैसे भैया? विदेशी के तौर पर। और आगे क्या कहते हैं कि भारतीयता का चुनाव। अब भारतीयता किसी में कुछ भी नहीं रह गई है।
भारतीयता नष्ट होती जा रही है। भारत मदरसात, सही में देखा जाए ये कैसी विडंबना है, ये कैसा कंट्राडिक्शन है कि हमारे भारत देश में ही भारतीयता नहीं दिख रही है किसी के अंदर। भारतीयता कछुना अब भारत मदरसात, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पंक्तियों को यहां पर प्रस्तुत किया है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो भारतीयता है किसी के अंदर अब दर्शन नहीं होते, उस भारतीय संस्कृति का दर्शन किसी के अंदर नहीं होता। प्रेमगंज जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। आगे क्या कहते हैं प्रेमगंज जी की, मनुज भारती देखिकु, मनुज बोले तो मनुष्य, अगर किसी मनुष्य को भारत देख लिया जाए, भारत के जैसे देखा जाए, भारतीय के तौर पर सकत नहीं पहचान, अगर हम भारतीय के तौर पर पहचाने तो कोई मनुष्य पहचान में नहीं आएगा कि यह भारतीय है। इसकी कोई भी चीजें इसकी पहचान भारतीयता सिद्ध ही नहीं करती। मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान, कि ये मुसलमान है कि हिंदू हैं, कि ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, इसमें बिल्कुल निश्चित नहीं होता। क्योंकि ये मनुज भारती देखो, क्योंकि यहां पे भारत के मनुष्यों को देख करके तो लगता ही नहीं, पहचान ही नहीं सकते कि ये मुसलमान है, हिंदू है, कि ये क्रिस्तान है, ये क्या है, इनकी पहचान ही नहीं उजागर होती। आगे देखते हैं, पढ़ विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। और भैया इन लोगों ने परदेश की जो विद्या पढ़ ली है ना, इसको जो पढ़ लिया है, इनकी बुद्धि भी जो है विदेशी हो गई है। पढ़ विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, इन्होंने जो विद्या ग्रहण कर ली है ना विदेश की, इनकी बुद्धियां भी कैसी हो गई हैं, वही विदेशियों जैसी, विदेशी जैसी बुद्धि हो गई है। और चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। और देखा जाए तो इनकी जो चाल चलन है बाबू, ये परदेश की जो चाल चलन है इनकी अति भाए गई है, इनको बहुत ज्यादा भा गई है। ये विदेशी चाल चलन में ही विलीन करते हैं, इनको विदेशीपन ही पसंद आ जाता है, इनको केवल और केवल विदेशीपन ही पसंद आता है, इनको देसीपन से कोई मतलब नहीं, भारतीयता से कुछ लेना देना नहीं है। और इन्होंने ये विदेशी विद्याओं को पढ़ करके इनकी बुद्धि विदेशी हो गई है, साथ साथ इनका चाल चलन परदेश की, और विदेश परदेश की जो वेस्टर्न कंट्रीज के हम लोग देखो कल्चर फॉलो करते चले जा रहे हैं। आजकल के लोग भारतीय संस्कृति को त्याग करके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात से निश्चित है कि ये सब इनको वही विदेशीपन ही भा जाता है, इनको देसीपन भाता नहीं है, ये विदेशीपन की ही तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठठे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश, ये सब ठठे विदेशी ठाठ सब, ये बस विदेशी ठाठ बाट में रह गए हैं। और ये सब के सब कैसे हो गए हैं, बने देश विदेश, अपने देश को भी इन लोगों ने विदेश बना दिया है। अगर ऐसे मनुष्यों की बात करें तो इन लोगों ने क्या किया है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हमारा जो देश है भारत, इसकी भारतीयता को नष्ट करके इन्होंने इसको भी विदेश बना दिया है। आगे देखते हैं, सपने जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस, जिसमें सपने मात्र का भी तनिक भी जिसके अंदर भारतीयता नहीं बची है, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने, एकदम से खत्म कर दिया है, भारतीयता को नष्ट कर दिया है इन लोगों ने विदेशी चीजों को तरफ अट्रैक्ट होकर के। और बोल सकत हिंदी नहीं, ये हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अब मिली हिंदू लोग। और यहीं पर उपस्थित अंग्रेजों के दबाव में आकर के यहां पर जो उपस्थित हिंदू लोग हैं, ये स्वयं हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ये हिंदी बोलने में भी घबराते हैं। और देखा जाए तो अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, देखा जाए तो अंग्रेजी का ही भाषण करते हैं, अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं और अंग्रेजी का ही उपभोग करते हैं। इनको शर्म आती है, अपने आप को ग्लानि फील करते हैं कि भाई हम कैसे हो सकता है कि हम हिंदी बोलें, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं कि मैं हिंदी बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, शर्म आती है हिंदी बोलने। बताइए, भारत जैसे देश में आप उपस्थित हैं और आपको हिंदी बोलने में जो है शर्म आ रही है, तो इससे बड़ी दुर्दशा इस देश की नहीं हो सकती कि आप यहां की इस देश की भाषा को भी आप इस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित सी बात है, हम कह सकते हैं कि ये जो भारत है, भारत में लोग अपनी ही भाषाओं का क्या करते हैं भैया, त्याग करते चले जा रहे हैं, ये विदेशी कल्चर भाषाओं को फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये अंग्रेजी बोलेंगे तो ये जेंटलमैन है, और अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आप भद्र पुरुष नहीं है। इस बात को हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि बिल्कुल सरासर गलत है ऐसे विचारों का जन्म लेना भी। और ये दबाव तब की बातें हो रही हैं जब अंग्रेजों के दबाव में लोग थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी हिंदी को छोड़ते चले जा रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर ख्याल रखना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीत, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचि लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात, देश नगर बानक बनो
अब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल, जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैंगे वे या कैसी खाम ख्याली, दास वृत्त की चाह चहूं, दिस चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। डफाली एक बहुत अच्छे शब्द का इन्होंने चयन किया है। अभी डफाली का अर्थ मैं आपको बताता हूं, बड़ा शानदार अर्थ है इसका। तो ऐसे ही जिस तरीके से आप गायन कर रहे हैं, ऐसे पूरा का पूरा ये जो काव्य है ना, बड़ा मस्त जाने वाला है। आगे क्या कहते हैं प्रेमगंज जी, अंग्रेजी बाहन बशन बेसरीत योनीत। अंग्रेजी से ही उद्घोषित हो रही है सारी चीजें, चाहे वो वाहन हो चाहे वो बशन हो, जो रह रहे हैं वही वेशभूषा, वही रीतियां और वही नीतियां, सब की सब विदेशी हो गई हैं। सारी की सारी चीजें इनकी क्या हो गई हैं, सब विदेशी हो गई हैं। सारी रीतियां सारी नीतियां ये सब विदेशी की तरफ चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री की तरफ, पश्चिमी देश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत गलत है, इससे इनको बाहर आना चाहिए, इससे इनको संभलना चाहिए। और अंग्रेजी रुचिगृह सकल वस्तु देश विपरीत, और इनकी रुचियां जो है वो अंग्रेजी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। घर पर भी इसकी बहुत ज्यादा छाप है, सकल है भैया, हर जगह है, और वस्तु देश विपरीत, और इनको जो देसी वस्तुएं हैं ये इनके विपरीत दिखाई दे रही हैं। ये अंग्रेजी की तरफ इतनी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ, वेस्टर्न कंट्री की तरफ इतने ज्यादा उस कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको अपने देश की चीजें विपरीत नजर आ रही हैं कि ये अपने देश के खिलाफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, अगर इनको कहीं सुनाई देता है कि ये हिंदुस्तानी है तो इनको लाज आती है, लज्जा आती है, शर्म नहीं आता ऐसे देश में जन्म लेना। कि किस प्रकार से ये शर्मा सकते हैं, किस प्रकार से ये लज्जित हो सकते हैं कि अपने ही देश में हिंदुस्तानी नाम सुनकर के इनको शर्म आ रही है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी का कि ऐसी मातृभूमि पर आपने जन्म लिया, आप पुत्र नहीं फिर आप कुपुत्र हैं, आपका जन्म लेना व्यर्थ है भारत देश में। आगे क्या कहते हैं कि भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, सारी की सारी वस्तुएं हर तरफ भारतीय ही है, और फिर भी ये घिनाते हैं, किससे, भारतीय वस्तुओं से घिनाते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देखा जाए तो ये देश नगर सब कुछ कैसा बन गया है, सब अंग्रेजी चाल में ही ओतप्रोत हो गए हैं, सबके सब अंग्रेजी चाल में ही ढल गए हैं। और आगे कहते हैं हाटन में देखूं भरा, हाटन मतलब होता है बाबू बाजार, बाजार में क्या देख रहे हैं, सब कुछ भरा है, कैसे, बसे अंग्रेजी माल, सारे के सारे जो माल है, जो सामान बिक रहे हैं वो सब अंग्रेजी माल है, सब के सब अंग्रेजी माल से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है। और जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली। देखा जाए तो जो इस देश में नेता लोग हैं, इनसे अपनी धोती नहीं संभलती जो ढीली ढाली होती है। और हमारे देश का प्रबंध कौन कर रहा है, करेंगे वे या, और वही लोग देश के प्रबंध कर रहे हैं जिनसे इनकी धोती नहीं संभलती। कैसी खाम ख्याली, ये कैसे ख्याली पुलाव में हम लोग जी रहे हैं। किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा देश एक उज्जवल की तरफ बढ़ रहा है, एक निरंतर प्रगति करता चला जा रहा है। और दास वृत्त की चाह चहूं दिशी, और हमारी जो दास वृत्तियां हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, दूसरों की जबरदस्ती की बड़ाई करते हैं, दास प्रवृत्ति, चाह चहूं दिशी चारहु बरन बढ़ाली, हर तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग झूठी प्रशंसा करके एक दूसरे को, आपने ये नहीं देखते कि हमारा क्या उन्नत हो रहा है कि नहीं, लेकिन चापलूसी करना नहीं छोड़ते। और फिर आगे क्या कहते हैं, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, झूठी खुशामद करते हैं, लोगों को बढ़ा चढ़ा करके लॉलीपॉप देते हैं, आपको उनके बहुत अच्छा बोलते हैं, और झूठी प्रशंसा के साथ साथ मानव बने डफाली। और यही लोग डफाली बन गए हैं। आजकल के मानव क्या है, डफाली। अब डफाली का शाब्दिक अर्थ यहां पर यह है कि जो लोग चापलूस होते हैं, जो लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, दूसरों को झूठा बताते, झूठी उनकी प्रशंसा के साथ अपना काम निकालते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने क्या बोला है, डफाली। जो बड़े ही अपने, कहने का मतलब बहुत ही ये लोग क्या होते हैं भाई, स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों की झूठी बड़ाई करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। ऐसे स्वार्थी कपटी लोगों को ही डफाली कहा है कवि ने। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी स्वदेशी नामक कविता, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। तो ये रही आपकी शानदार कविता। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो आप जरूर बताएंगे। अब स्टार्ट होता है आपका सेशन में प्रश्नावली। प्रश्नावली पर बात करेंगे। सारी की सारी चीजों को हमने बयां कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको चीजें एकदम कंप्लीटली समझ में आई होंगी, है ना बाबू। एक बार देख लीजिए, अगर आपको कहीं रिवीजन में कहीं दिक्कत बन रही है तो आप जरूर बता सकते हैं। कि जैसे कुल मिलाकर के इस सेशन में कवि जी ने क्या बोला है कि स्वदेशपन में, जैसे स्वदेशी की बात जब होती तो हमें अपने देश के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए।
हमें अपनी संस्कृति से दूर नहीं हटना चाहिए, हमें अपने कल्चर संस्कृति पर ही ध्यान देना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात कवि अपने काव्य के माध्यम से कहता है कि संस्कृति का त्याग कभी मत करिए, संस्कृति का त्याग कभी मत कीजिए। अगर आपने संस्कृति का त्याग कर दिया ना, कभी मत त्याग कीजिए। संस्कृति के त्याग के बाद आपकी पहचान ही नष्ट हो जाती है। आपकी पहचान आपकी संस्कृति है। भारत देश में अगर आपने जन्म लिया है तो यहाँ की संस्कृति को अगर आप नहीं अप्लाई करोगे अपने ऊपर तो कैसे सिद्ध हो जाएगा कि आप भारतीय हो। कभी तो अगर आप भारत में हो और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते चल रहे हो तो देख करके तो यही लगेगा ना कि आप भारतीय नहीं, आप वेस्टर्न कंट्री में बिलोंग करते हैं। तो कम से कम अपने संस्कृति से दूर ना हटिए, अपनी चीजों को एकदम बना करके चलिए, बढ़ा करके चलिए। अब और हमेशा संस्कृति पर विशेष ध्यान दीजिए, संस्कृति से कटिए मत। संस्कृति आपकी पहचान है, आपकी जान है, आपकी आन बान शान है। तो संस्कृति को बाबू बचा करके चलिए, यही कवि आपका कहना चाहता है। तो आइए अब सेशन में आगे हम प्रश्नावली हल करते हैं। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो कविता की शीर्षक है इसकी सार्थकता को अगर हम स्पष्ट करें तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि स्वदेशी नाम देना एकदम उचित है, क्योंकि इन पंक्तियों में कवि ने केवल और केवल देश प्रेम के बारे में बात किया है, देश की संस्कृति के बारे में बात किया है, देश की संस्कृति की विशेषताओं पर बात किया है। देखा जाए कि देश की संस्कृति, उसकी योग्यता और उसके गुण, सारी चीजों पर बात किया है। तो हम ये कह सकते हैं जब देश के बारे में बात हो रही है तो स्वदेशी शीर्षक एकदम क्या है, एकदम सार्थक है। क्लियर है जी? आप यहां पर समझ लें आंसर। बाकी आप डीएलएस जो है, डीएलएस एजुकेशन अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको वहां पर आंसर मिल जाएंगे, सारे सेक्शंस के आंसर मिल जाएंगे। यहां पर आप समझ लीजिए, वहां से आप लिख लीजिएगा। यहां से मैं चीजों को आपको समझा दे रहा हूं। डीएलएस एजुकेशन आप गूगल कर लीजिएगा, वहां पर आप सेक्शन में जाइएगा और पूरा का पूरा आपको आंसर वहां पर इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा बाबू प्लस ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा सारे पार्ट का, वहां पर आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप इस सेक्शन पे समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना एकदम सही है, क्योंकि लेखक ने इसके माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से देश की संस्कृति, उसकी योग्यता, उसके गुणों के बारे में बात किया है कि हमें हमारी संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे कल्चर पर वर्क करना चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के कल्चर की ओर भागना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। आगे देखते हैं, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि सारे लोग विदेशी कल्चर को अनुसरण करते चले जा रहे हैं। यही एक कारण है कि कवि प्रेमघन जी को हमारे यहां जो स्वदेशी चीजें हैं, जो भारतीयता है, दिख नहीं रही है, क्योंकि किसी के अंदर भारतीयता नहीं दिख रही। सबके अंदर क्या हो गया है, वो विदेशीपन झलकता है। ये सब विदेशी कल्चर को, फॉरेन कल्चर को ही, वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाते हैं। यही एक कारण है कि दिन पर दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर को समाप्त करके ये विदेशी कल्चर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यही एकमात्र कारण है कि विदेशी कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण हमारे अंदर की जो भारतीयता है इसको नष्ट करता चला जा रहा है। आगे देखते हैं, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि ने किस वर्ग की आलोचना की है? अगर आप देखें तो कवि ने ऐसे वर्गों की आलोचना की है जो डफाली हैं, जो डफाली वर्ग के हैं, जो झूठी चापलूसी करते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं, दूसरों की प्रशंसा झूठी करते हैं, ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने क्या किया है, आलोचना किया है, डफाली लोगों की। आगे कहते हैं, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? कवि कहता है कि कवि अपनी एक पंक्ति के माध्यम से हर जगह यह कहता है कि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था सब कुछ कैसी हो गई, विदेशी हो गई है सब कुछ। जैसे कि इस कवि इस पंक्ति से सिद्ध होता है कि आपकी ये कविता सिद्ध करती है आगे कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन में देखूं भरा, जो बाजार है ये सब विदेशी मालों से परिपूर्ण है, भरे पड़े हैं। तो आगे यही बात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी यही करता है कि जो हमारे यहाँ के हाट बाट है, जो भी हैं चीजें, ये सब के सब विदेशी माल से ही परिपूर्ण है, विदेशी चीजों का ही बोलबाला है। देखा जाए तो विदेशी ने एकदम से हथिया लिया है सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? और नेताओं के बारे में कवि कहता है कि जिनसे अपनी धोती ढीली ढाली नहीं संभलती, ये लोग भला देश संभालेंगे।
बताइए कैसी दुर्दशा आ गई है हमारे देश की कि इनसे अपनी धोती नहीं संभलती, ढीली ढाली वाली, और ये हमारे देश को चल रहे हैं चलाने। ऐसे लोगों के हाथ में हमारा देश है, तो सोचिए देश गर्त में जाएगा कि ऊपर उठेगा, उन्नति करेगा कि एकदम नीचे आ जाएगा, अवनति करेगा। तो ये सारी चीजें इस नेता के बारे में इन्होंने बताया है। और कवि ने डफाली किसे कहा है? कवि ने डफाली उसे कहा है कि जो चापलूस लोग होते हैं, जो झूठी प्रशंसा करते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, ऐसे लोगों को कवि ने क्या बोला है? डफाली बोला है। हम इस बात से यह कह सकते हैं कि डफाली लोग बहुत ही खराब किस्म के व्यक्ति हैं, ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और लोगों की झूठी बड़ाई करते हैं। आगे कहते हैं कि व्याख्या करना है कि मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। प्रसंग के तौर पर हम लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी नामक शीर्षक से उद्धृत है, और इस पाठ में कवि ने स्वदेशीपन की झलक को दिखाया गया है कि हमारी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति की महानता को ही दर्शाना चाहिए, ना कि हमें विदेशी कल्चर को अपनाना चाहिए। आगे कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से इसका व्याख्या अगर हम देखें तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे प्रेमघन जी कहते हैं कि मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। हमारे यहाँ के मनुष्यों की आज ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अगर हम आज के मनुष्यों को अगर हम देखें तो कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये कैसे हैं, ये भारतीय हैं। इनको पहचान करके, इनको देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये भारतीय हैं। इनका रंग रूप वेशभूषा सब कुछ परिवर्तित हो गया है। इवन बोलचाल में भी ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं अंग्रेजी बोल करके। हिंदी में इनको शर्म आती है, इनको अगर इनको कहीं सुनाई देता कि ये हिंदुस्तानी है तो इनको शर्म आती है, घृणा होती है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अपने आप को ये अंदर अंदर घृणित महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें बयां करती हैं। आगे देखते हैं अगली पंक्ति में, तो सेम अगली पंक्ति में भी प्रसंग आप यही कहेंगे कि निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमघन जी द्वारा रचित हमारे स्वदेशी नामक शीर्षक से उद्धृत है। और इस पाठ में कवि कहना चाहता है, अब व्याख्या में लिखेंगे क्या कि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी रुचिगृह सकल वस्तु देश विपरीत। और हमारी जो अंग्रेजी रुचियां हैं, अंग्रेजी रुचि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे घर पर भी, हमारे सकल वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और देखा जाए तो ये हमारे देश के विपरीत कार्य है। और अंग्रेजी भाषा कितनी ज्यादा छाप है कि ये हमारे देश के विपरीत कार्य कर रही है, हमारे देश के जस्ट अपोजिट कार्य कर रही है। आगे देखते हैं, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट करें, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? आप इस पर क्या कहेंगे? तो आपने समझा, आपने देखा है, तो किसमें झलक रही है ये बताएं। सारे बच्चे बताएंगे किसमें सबसे ज्यादा झलक रही है जी? स्वदेशी की भावना किस चीज में सबसे ज्यादा झलक रही है? वेरी गुड। तो स्वदेशी की भावना अगर हम देखें तो किस पंक्ति में झलक रही है बाबू? सबसे ज्यादा झलक रही है आपके यहां पर, कि कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ये सब मिलकर के भी सारे के सारे ये अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, ये हिंदी नहीं बोल पा रहे, इनको शर्म आ रही है, ये अपनी भारतीयता को नष्ट करते चले जा रहे हैं, ये सब की सब सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर ये चीजें, अगर ये भारतीयता को नहीं बना करके चलें, अपने संस्कृति को नहीं बचाए, तो चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, ये एक दिन मिट जाएगी अगर ऐसी ही चीजें चलती रही तो। ठीक है बाबू, क्लियर है? सारे बच्चे बता दें। शाबाश बेटा, वेरी गुड। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आगे देखते हैं जी, नव जागरण के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी लें और एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। नव जागरण क्या होता है? जैसे आजकल का युग है, युग मतलब समय, युग का मतलब समय या फिर कह सकते हैं दौर। तो जो आजकल का दौर है, कवि अपने काव्य के माध्यम से आपको जागृत कर रहा है। तो नव जागरण का मतलब यह होता है, आपने नव जागरण काल पढ़ा भी होगा, नव जागरण काल पढ़ा भी होगा। अब नव जागरण काल का मतलब होता है कि नव मतलब नया, जागरण मतलब जागृत होना, नए स्वरूप में जागृत होना, नए तरीके से जागृत होना। तो कुल मिलाकर के अगर हम कह दें कि नए तरीके से अगर आप जागृत नहीं होंगे तो चीजें आपकी एकदम विपरीत परिस्थितियों के साथ ढलती चले जाएंगी। आप कुल मिलाकर के नव जागृत होइए। नव जागरण के बारे में कहने का मतलब यही है कि आने वाले समय में जैसे आप वेस्टर्न चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इनको चीजों को भूल करके आप हमारी अपनी संस्कृति का अनुसरण करें, हमारी भारतीय संस्कृति का ही अनुपालन करें। इससे क्या होगा कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति आपके हाथों में सेफ और सुरक्षित होगी।
तभी आपके देश की उन्नति और आपकी उन्नति संभव है। अगर आपकी उन्नति होगी तभी तो देश की उन्नति होगी, और देश की उन्नति में ही आपकी उन्नति है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले सेक्शंस में। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे, इस संबंध में अपने शिक्षक से चर्चा करें। अब भारतेंदु जी क्या है? भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु जी नवजागरण के अग्रदूत थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने नई नई चीजों को, नई नई प्रथाओं को जन्म दिया और अच्छी अच्छी प्रथाओं को इन्होंने उजागर किया। तो हम इस बात से कह सकते हैं कि भारतेंदु जी जो है हमारे नवजागरण के क्या हैं? अग्रदूत हैं। अग्रदूत कौन होता है? अग्र पूजा के नाम से आपने एक नाटक भी पढ़ा होगा। अग्रदूत मतलब जिसकी सबसे आगे पूजा की जाए। तो बात तो सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अगर पितामह है, इन्होंने जन्मदाता इनको कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जन्मदाता अगर इनको कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अग्रदूत के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी वाक पटुता, अपने ज्ञान के माध्यम से इन्होंने ये चीज सिद्ध कर दिया कि ये अग्रदूत के काबिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ प्रेमघन के संबंधों के बारे में भारतेंदु युग पर टिप्पणी पर लिखी पुस्तकों की सहायता से लेकर के जानकारी प्राप्त करें। अब ये आपका होमवर्क है, इस पर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत रखी जाने वाली योग्य भारतेंदु युग के कवियों की कुछ रचनाएं एकत्र कीजिए। ये सारी रचनाएं आपको एकत्र करके चलना है और इस पर बात करनी है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कंटेंट के साथ। आगे देखते हैं कि विद्यालय के पुस्तकालय से रामचंद्र शुक्ल का निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति खोज करके पढ़ें और शिक्षक एवं मित्रों से चर्चा करें। जब विद्यालय के पुस्तकालय में आप लोग जाएं और रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है वो प्रेमघन की छाया स्मृति, इसको आप जरूर पढ़ें। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, इस पर जरूर कार्य करें। आगे देखते हैं जी। अगर इनकी देखा जाए निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बताना है, तो रुचि की विशेषता क्या हो? विशेषण क्या हो जाएगा? रुचिकर। देश का हो जाएगा देशी, और नगर का हो जाएगा नगरीय, और प्रबंध का हो जाएगा प्रबंधकारी या प्रबंधीय, और ख्याल का हो जाएगा ख्याली, और फिर देखा जाए दास्ता मतलब दास्तापूर्ण, और फिर झूठ, झूठ मतलब झूठी या झूठा, और फिर प्रशंसा का मतलब प्रशंसनीय। ये आपकी प्रशंसीय या फिर प्रशंसनीय, ये आपके क्या हो गए? विशेषण हो गए। और निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हेतु वाक्य बनाएं। इनका वाक्य बनाना है लिंग निर्णय करने के साथ। जैसे चाल चलन, चाल चलन का अगर आप लिंग निर्णय करते हैं तो किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे? अगर इसको आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, बात के तौर पर अगर हम देखें बाबू, तो चाल चलन की बात करें, हमारे आजकल के समाज में लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। खाम ख्याली, हम सब खामो खां ख्याली, खाम ख्याल जो है वेस्टर्न कंट्री की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ खोजते रहते हैं और डूबे रहते हैं। हमें अपनी खाम ख्याली से बाहर आना चाहिए, हमें अपनी खाम ख्याली पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे खुशामद, हमें झूठे लोगों को जो झूठी खुशामद करते हैं हमें इनसे बचना चाहिए। ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत हैं। आगे देखते हैं। माल, हमारे जो हाट बाट हैं आजकल विदेशी वस्तुओं से माल ओतप्रोत है। हमारे यहां बाजारों में केवल विदेशी माल ही दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर है बाबू? शाबाश। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं वस्तु, आजकल की वस्तुएं बहुत ही एक नए तरीके से आ रही हैं, और वाहन, आजकल के वाहन भी एकदम कुछ कम नहीं है, वेस्टर्न कंट्री को ये भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। रीत, हमारे यहाँ की रीत सबसे पुरानी है। और हाट, हमारे यहाँ हाट बहुत बड़ा लगता है। आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दास वृत्ति, दास वृत्ति एक बहुत ही घटिया सोच वाले व्यक्ति के ऊपर जायज ठहरती है। अगर हम ये कह सकते हैं कि दास वृत्ति ये बहुत ही गलत है, इससे सबको बाहर आना चाहिए। और बानक, बानक की बात करें, आजकल हम लोग बानक बन करके रह गए हैं। और कविता से संज्ञा पदों का चुनाव करें और उनके प्रकार की बताएं। इसमें संज्ञा पदों को आपको चुनना है, जो भी संज्ञा पद हैं तो आप इसको जरूर चुन लें और अच्छे से इनका वाक्य प्रयोग कर लें। ठीक है जी, तो ये है आज आपका पूरा का पूरा पाठ, और ये सेक्शन यहां पर आपका समाप्त होता है। और हमने आपको जैसा कि बता दिया है, जब आप इसका अनुमोदन करेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले चले जाएं आप डीएलएस एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन कर लीजिएगा सर्च, और वहां आपको ब्लॉक में जाएंगे, ट्रेन डॉट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन आपको दोनों मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे।
पूरी पाठ्य पुस्तिका का सोल्यूशन, वहां से आप इसको हल कर सकते हैं। बाकी हमने पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि पूरा का पूरा पाठ आपको एकदम कंफर्म क्लियर है। तो और मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे, और पूरे सेशन को, आज के सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही आगे इस सेशन को ऐसे ही लेकर के चलते रहेंगे। और एक सबसे जरूरी बात, जिसको भी इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो वो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल और डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के साथ जुड़ सकता है। और प्लीज मैं आपसे अंततः अनुरोध करूंगा कि जो भी शख्स पहली बार आया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे, जिससे कि आपके दोस्तों, आपके साथियों, आपके भाई बहनों तक भी वो कंटेंट पहुंच जाए। और हमारा ये एकमात्र चैनल है, यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, कि सारे विषयों की तैयारी आपकी एक साथ कराई जाती है, एकदम तहे दिल से, मन लगा करके, दिल लगा करके सारे टीचर मेहनत करते हैं। तो चलिए, आज के शानदार सेशन में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए बाबू आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मौज करते रहिए। अब दीजिए अपने अमन सर को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। नमस्कार, धन्यवाद।